प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका सेकंड लास्ट टॉपिक अलंकार आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। और जैसे कि वर्णमाला में थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है, लास्ट टॉपिक आपका वही रहेगा व्याकरण का। वर्णमाला में थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि वर्णमाला मुझे पेज पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे स्क्रीन पे मैं इतना बड़ा एडिटर नहीं हूँ कि स्क्रीन पे आपको पीडीएफ बनाकर उसे एडिट करके बार बार और साथ के साथ दिखाता रहूँ। बोर्ड पर पढ़ाना आसान है या पेज पे पढ़ाना उसे आसान है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको वर्णमाला पढ़ाना चाह रहा कि आपको जीवन भर फिर वो दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े, और उसे आप जब भी रिवाइज करें तो तुरंत आपके दिमाग में सभी चीजें बैठती चली जाए। तो पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में आपका रिवीजन अगले 18 दिन तक, और जितने भी क्वेश्चन हिंदी से बन सकते हैं और जिस जिस तरीके के बन सकते हैं वो सभी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और जितने पर्यायवाची विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करूंगा। उस क्वेश्चन हम चलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपके 38 में से ज्यादा नहीं तो लगभग 30, 32, 35 क्वेश्चन मेरे ही पीडीएफ या नोट्स से मिल जाने चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं आपकी अलंकार की टॉपिक। अलंकार, अलंकार से हम सीधा सीधा क्या समझेंगे? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस तरीके से हम अपने सजने संवरने के लिए, अब जैसे किसी शादी में या फंक्शन में जा रहे तो हम घड़ी भी बांधेंगे, स्टाइलिश सा कड़ा पहन लेंगे, फिर हमारे पास दो चार यदि सोने की अंगूठी है तो वो सारी की सारी अपने हाथ में डाल लेंगे, सोने की चैन है तो वह भी पहनेंगे। ठीक है, औरतें शादीशुदा मंगलसूत्र पहनेंगी, नए नए डिजाइन के सेट पहनेंगी। ठीक है, आजकल फैशन ज्वेलरी ऑनलाइन मंगाकर लड़कियां वो पहनती हैं आर्टिफिशियल, तो ये सब आभूषण का केंद्र है। इसी तरीके से काव्य का जो आभूषण जो शोभा बढ़ा रहे वो अलंकार है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। शरीर की शोभा आभूषणों द्वारा बढ़ाई जा रही, काव्य की शोभा अलंकारों द्वारा बढ़ाई जा रही। अलंकार दो प्रकार के हों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहां शब्द से कोई शोभा बढ़ेगी, शब्द से कोई सजावट होगी, वहां शब्दालंकार होगा। और जहां अर्थ से कोई सजावट होगी वहां अर्थालंकार होगा। जहां दोनों मिल जा वहां उभय अलंकार होगा। उभय अलंकार आप सब जाना, उभय यानी ट्रांस, जैसे बायोलॉजी में हम पढ़े कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जिसमें दोनों के एक ही गुण, दोनों में के गुण एक में ही हो, वो उसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक, तो जहां दोनों मिल जाएंगे वहां उभय अलंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद हम देख लेते हैं। शब्दालंकार के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला अलंकार है हमारे पास में अनुप्रास अलंकार। पहले शब्दालंकार सीधा सीधा आ जाता था, सॉरी अनुप्रास अलंकार सीधा सीधा आ जाता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पेपर को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए या यूं कह लो डीपली बनाने के लिए अब इसके भेद भी बताने लगे, तो मैंने भेद भी इसमें ऐड कर दिए। तो अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, देखो यहां समझना, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी वहां अनुप्रास अलंकार होगे। अक्षर के बारे में बात कर रहा है ना कि पूरे शब्द के। तो वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, गह गह की आवृत्ति, तय तय की आवृत्ति। इसमें उदाहरण में आप देख लो, रह की आवृत्ति हो रही। तो ये सब अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के तीन भेद हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होगा? स्वरूप की ओर क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार ही होगी। व्यंजन अनेक होंगे, वर्ण अनेक होंगे और आवृत्ति एक बार होगी। उदाहरण देखो, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। देखो पै और द एक एक बार आवृत्ति होगी अनेक वर्णों की, स और र एक एक बार आवृत्ति होगी अनेक वर्णों की। ठीक है, तो यहाँ छेकानुप्रास हो गया। वृत्तानुप्रास, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक या अनेक बार होगी। ठीक है,
यहाँ आवृत्ति कितनी बार थी? यहाँ आवृत्ति एक बार थी 6 का अनुप्रास में। और वृत्तानुप्रास 6 का संख्या है एक बार, वृत्तानु घूम रहा, वृत्त से याद रख लेंगे, वृत्त घूम रहा है तो कितनी बार भी आवृत्ति हो सकती है। इसी से हम याद कर लेंगे। याद करने का कोई तरीका नहीं होता, बस ऐसे ही इन्हीं तरीकों से याद कर लेते हैं। तो वृत्तानुप्रास अनेक बार आवृत्ति हो रही, जैसे सब दिन सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। ठीक है, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। से की आवृत्ति अनेक बार होगी। ठीक है, अब देखो बै और बै की आवृत्ति एक बार होगी, तो एक बार भी हो सकती है आवृत्ति और अनेक बार भी हो सके तो वृत्तानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास जहां शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन शब्द का भी और उसकी आवृत्ति का भी दोनों का अर्थ अलग होगा, तात्पर्य से दोनों के दोनों बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे कहते हैं शेर तो शेर ही ठहरा, शेर तो शेर ही ठहरा। तो पहला शेर देखो, पहले शेर के बारे में बताई गई उसकी जाति, पहला शेर उसकी जाति को संबोधित कर रहा है कि यो शेर जाति से, और दूसरा शेर उसके गुण से संबंधित कर रहा है। गुण क्या क्या हो शेर में? शेर में गुण क्या क्या होंगे? वो शिकार करना जाना है, जंगल का राजा हो, बड़ी सी दाढ़ी हो, ठीक है, बहुत ही भयानक जानवर हो, तो ये सब उसके गुण धर्म के आधार पर कहा गया कि शेर तो शेर ही ठहरा। जैसे कहते हैं शेर का बच्चा तो शेर ही हो, ठीक है, तो वो गुण के आधार पर बताया जा कि शेर का बच्चा शेर ही हो। अब वो गाय की डाल बेचारा घास तो खाने नहीं लगने का, जैसे गौ माता घास खावे या बछड़ा होवे वो घास खावे, या खरगोश की डाल गाजर खाने लगेगा, नहीं। तो गुण धर्म के आधार पर उसकी आवृत्ति करी जाएगी और उसका तात्पर्य अलग होगा। तो पहले शेर का अर्थ क्या है? सामान्य जानवर, और दूसरे शेर को उसके गुण स्वभाव से तोल दिया, तो शब्द की आवृत्ति हुई और दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग हुआ। यमक अलंकार का बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखियो। यमक अलंकार में क्या है? शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन सिर्फ उसका अर्थ अलग अलग होगा। यहां पहले और दूसरे शब्द में एक ही वो नहीं हो रहा है ना, इनमें तुलना करी जा रही, ठीक है। यहां तात्पर्य अलग होगा और दोनों उसकी शब्द की भी और अर्थ की भी दोनों का भाव बिल्कुल अलग होगा। देखो शेर का भी भाव अलग है और इस शेर का भी भाव अलग है। अब इनके अर्थ में जाऊं तो अर्थ भी अलग अलग है, ये जाति है और ये गुण है, ठीक है। तो कनक कनक थे, ये इसी से देख लेंगे यमक अलंकार। कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। परिभाषा, शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। पहला कनक खाया जा रहा धतूरा है, दूसरा कनक पागल हो रहा है आदमी, वो सोना है। अगला उदाहरण, ये उदाहरण बहुत आवे, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बिल्कुल ध्यान रखना उदाहरणों का। तो आप, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, कभी कभी है की जगह थी आवा लिखा हुआ, था या थी लिखा हुआ, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है, ठीक है। तो भूषण शिवा बामनी जी की ये पंक्ति है, पंक्ति भी आप याद रख लेना, इसीलिए राइटर का नाम भी लिख दिया। और अब आप ध्यान रखो, पहले बेर का क्या अर्थ है? पश्चिम वाले सभी लोग जानते होंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या हरियाणा साइड रह रहे, इस बेर का अर्थ है बारी। वक्त के बारे में बता रहा बार बार, अरे बेर बेर क्यों कर रहा है इस काम को, एक बेर में निपटा ले यार, बस वही बेर है। और दूसरे बेर का अर्थ क्या है? फल है, जो झाड़ी पे से तोड़ के खाया जा, बेर का पेड़ हो बेरी, ठीक है। तीन बेर खाती थी मतलब तीन वक्त का खाना खावा थी, तीन टाइम खावा थी, और तीन बेर खाती थी, एक दो तीन, तीन बेर खाती थी, ठीक है। सलेस अलंकार, सलेस अलंकार के बारे में मैं आपको बताऊं। सलेस का आपने ध्यान दिया होगा कि घर में जो आटा गर्म पानी में घोल के एक सलेस का लेप तैयार किया जाए, जिससे हम अखबार और क्या नाम कैलेंडर वगैरह दीवारों पर चिपकाया करते थे कच्चे घरों में, पक्कों में भी चिपकाया जा, पर खासकर प्रधानी के चुनाव में या इस तरीके के चुनाव में इनका ज्यादा प्रयोग हो, जब हम छोटे छोटे वो बैनर से पर्चे से चिपकावें,
तो वहां इसका प्रयोग देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फेविकोल से भी ज्यादा खतरनाक हो। तो श्लेष अलंकार, श्लेष यानी आटा, इसका उदाहरण भी इसी से बनेगा। और उदाहरण को ही आप याद रखेंगे। जिस अलंकार का उदाहरण आपके याद हो गया, समझो उसकी परिभाषा आपके तुरंत याद होगी। उसकी परिभाषा आपको याद करने की मतलब मुझे तो लगता नहीं कि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उदाहरण से ही आप परिभाषा निकाल लोगे और पहचान निकाल लोगे। तो श्लेष के बारे में देखो, श्लेष का अर्थ पहले ही है चिपका हुआ, अर्थात इसका एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा। इस शब्द में, इस अलंकार में, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, परंतु वो जितने भी शब्दों से जुड़ा हुआ होगा, या ये कह लो कि जो शब्द उससे जुड़े हुए होंगे, उन सब के लिए उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा सभी के लिए। अब सभी के लिए देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, इन पानी को मन गिर लियो जी, ये तो आवृत्ति हो रही, ये दोहे का पार्ट है। इस पानी को देखो, आवृत्ति तो नहीं हुई, और इससे जुड़े हुए तीन शब्द हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी मोती के लिए क्या है? चमक है। मानुष के लिए क्या है? जीवन है। और चून के लिए क्या है? आधार है। क्योंकि यदि पानी नहीं होगा तो आप आटे को सूखा नहीं खा सकते। तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हो गया, अलग अलग कार्य हो गया। वक्रोक्ति अलंकार आप देखेंगे, जहां प्रत्यक्ष अर्थ से कोई अलग अर्थ हो, दिख कुछ रहा हो कुछ रहा। वो कहा है ना कि कभी कभी अंकों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वो यही इसी अलंकार में आगे पूरा हो कि दिख कुछ रहा और उसका अर्थ कुछ है। ठीक है, अब जहांगीर जी जैसे ही ऊपर आए, जहांगीर बादशाह, तो उन्होंने नूरजहां को देख के कहा, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ पर है। जहांगीर ऊपर आया और जहांगीर ने नूरजहां को पूछा कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ पर है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह सबर है। ठीक है, तो जहांगीर ने तो क्या करा, दो कबूतर थे पहले नूरजहां के हाथ में, तो जहांगीर ने तो पूछा दूसरे कबूतर के बारे में, और जहांगीर को देख कर दूसरा कबूतर भी उड़ गया। तो अब नूरजहां कह रही, उसने क्या सोचा कि ये तो नू कह रहा है कि इसका तो पंख ही नहीं है। तो नूरजहां ने कहा कि अपर कैसा, उड़ गया वो तो सपर है, मतलब वो बिना पर का नहीं है, उसका तो पंख थे इसीलिए वो उड़ गया। तो वक्रोक्ति अलंकार, अर्थ कुछ था, दिख कुछ रहा था। ठीक है, अब आ जाएंगे आप अर्थालंकार पर, जहां अर्थ से सजावट होगी। अब देखो, अर्थालंकार में आपका पहला भेद क्या है? उपमा अलंकार। तीन अलंकार आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक ही क्रम में याद रख लेंगे, आपको याद रखने में भी आसानी होगी और पहचानने में भी आसानी होगी। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ठीक है, मुझे लगे पै शब्द उपमा, यदि इसे आप वर्तनी की दृष्टि से भी देखो तो सब एक दूसरे के बाद ही आएंगे। ऊ पै, ऊ तो पहला आई गया, पै वर्ण जो है वो पहला आता है, और उत्प्रेक्षा का तय वर्ण उसके नीचे वाली लाइन में, तो पहले उपमा आ जाएगा, फिर उत्प्रेक्षा आ जाएगा, और रै तो सबसे नीचे है ही इनमें, रै वाला जो वर्ग है वो इनसे भी नीचे है, तो रै तीसरे नंबर पर आ जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इन्हें अपने दिमाग में फिट कर लो, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। अब इनमें देखो कैसे पहचान करोगे। उपमा, उपमा में क्या होगी? तुलना। मैं दो चीज आपके सामने लाऊं, या हम सब यार दोस्तों में क्या होगा कि हम क्या कहेंगे, देखिए यार कौन सा मोबाइल बढ़िया लग रहा है, कि यो मोबाइल बढ़िया लग रहा है या यो मोबाइल बढ़िया लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? तुलना करना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो सामने वाला दोस्त क्या कहेगा? दोनों ही ठीक से लग रहे हैं मुझे, तो कोई सा ही ले ले। ठीक है, अब जो तीसरा दोस्त खड़ा था वो बिल्कुल क्लियर कर देगा इस चीज को, अरे इसे छोड़, यो वाला ले, यो बढ़िया बिल्कुल। ठीक है, तो तीनों को याद रखेंगे। उपमा में क्या हुआ? तुलना।
दूसरे ने क्या करा, संभावना दर्शा दी, दोनों ही ठीक से हैं, देख ले संभावना। और रूपक में क्या हुआ, रूपक में आप रूप शब्द से भी जोड़ सको, अब तो रूप क्लियर ही हो गया। तो उसने कहा कि यो ही ठीक है, बिल्कुल संभावना तुलना सब खत्म कर दी, भेद रहित आरोप धर दिया कि हाँ यो ही है। उपमा अलंकार का उदाहरण आप देखो, मुख चंद्र सा है, या हिंदी में देख लो चेहरा, वैसे तो वह भी हिंदी है लेकिन सीधी खड़ी बोली में देख लो, चेहरा चांद सा है। ठीक है, तुलना कर दी, समानता दर्शाई, तुलना ही तो हुई। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, सा, सी और से। ठीक है, समानता, के समान, ये सब उपमा की पहचान हो जाएगी। अच्छा, जिसकी उपमा दी जाएगी, ठीक है, यानी जिसकी तुलना कर रहे वो तो उपमेय कहलावेगा, और जिससे तुलना कर रहे वो उपमान कहलावेगा। और जिस शब्द की या जिस गुण की तुलना कर रहे, गुण क्या है, गुण यहाँ सुंदरता है, काला घोड़ा लंबा नाटा ये सब गुण है। तो जब जो गुण होगा वो वाचक होगा। ठीक है, उपमा में तुलना करना हो गया। जैसे राम जी के नयन कमल के समान है, माता कौशल्या राम जी को उनके आंखों के बारे में कहा गया था, तू कमल नयन है। इसीलिए जब श्रीलंका को विजय पाने के लिए श्री रामचंद्र जी हवन करते हैं, विजय हवन करते हैं, तो उस वक्त जब माता उनका एक कमल का फूल चुरा ले, तो कि आज ही देखा फूल कहाँ से चढ़ावेगा, क्योंकि वो 40 दिन की तपस्या ले, तो उन्हें फूल जब नहीं मिलता कमल का, तो उन्हें याद आवे माता कौशल्या की बात कि तेरे जो आंखें हैं वो कमल जैसी हैं, इसीलिए वो तीर उठाकर आंख निकालने के लिए जैसे ही बढ़े तो माता उनका तीर पकड़ लेती है, दुर्गा माता की नहीं, ये मत पकड़ो आप, मतलब आंख मत निकाल लो, मैं आपकी तपस्या पर प्रसन्न हूं, और तभी वो उन्हें वरदान दे दे विजय का। ठीक है, चलो वो वाक्य भी हो गया इसमें। तो राम जी के नयन कमल के समान सुंदर है, देखो के समान भी आ गया, और समानता दर्शाई, आपस में तुलना भी होगी, किसकी, आंखों की और कमल की। तो नयन क्या हो गए, नयन हो गए उपमेय, और कमल क्या हो गया, उपमान, और सुंदर क्या हो गया, वाचक। ठीक है, चेहरा चांद सा है, या मुख चांद्र सा है। ठीक है, मुख चांद सा है, अगर सीधा खड़ी बोली में लिखूं, चेहरा, चेहरा चांद सा है। ठीक है, तो सास ही से आ गया, और चेहरे की तुलना चांद से कर दी। उत्प्रेक्षा में संभावना दर्शाई थी, इसमें मैं क्या कह दूंगा कि चेहरा मान लो बिल्कुल चांद है कतई। ठीक है, चेहरा मान लो बिल्कुल चांद है, तो इसकी पहचान मानो, मानू, मनहु, जानो, जनु, जनो। ठीक है, उत्प्रेक्षा में इसकी संभावना दर्शा दी, मुख मानो चंद्र है। अक्सर कर सभी प्रेमी प्रेमिकाएं, पति पत्नी आपस में इस तरीके के वाक्य, इन अलंकारों को वहां से जोड़ दो तुरंत, और जब आप अगली बार किसी की झूठी तारीफ या सच्ची तारीफ करो, जरूरी नहीं सब झूठी करें सच्ची भी करें, तो जब भी आप वहां से जोड़ो तो बस इन अलंकारों का आप बिल्कुल याद रख लेना कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा। सब अलंकार जितने भी अर्थालंकार है ज्यादातर ऐसे ही चलेंगे। रूपक अलंकार बिल्कुल मान लिया, अरे तेरा चेहरा तो कतई चांद ही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां बिल्कुल मान लिया, भेद रहित आरोप हो गया, मुख चंद्र है। अब प्रतीप, प्रतीप अलंकार क्या है, उपमा का उल्टा है, मुख सा चंद्र है। अब देखो पहले चांद से तुलना हो रही थी, अब चांद की तुलना मुख से होगी, यानी अब हमें, अब उन्हें समझो कि पत्नी को 7वें आसमान पर ले जाके बिठा रहे, इस टाइम उन्हें मेकअप के पैसे मांग लिए, अब जा ब्यूटी पार्लर जाने के, अब उन्हें मांग लिए ब्यूटी पार्लर जाने के पैसे। तो पहले जब छोटे मोटे खर्चों में काम चल रहा था, उसे भी बचाना था, तो उसे बचाने के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे थे, उत्प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे थे, रूपक का प्रयोग करा। जब बात बिल्कुल बनी ही नहीं और फिर भी जिद पे अड़ी रही, नहीं तो पैसे लेकर मानूंगी, एक बात भी नहीं मानू, तो सीधा सीधा ही कह दिया,
अरे चांद भी बावड़ी तेरे चेहरे जैसा है, तेरे मुखड़े सा है चांद भी। ठीक है। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग, ओ हसीना। ठीक है। तो मुख सा चंद्र है। चांद की तुलना चेहरे से कर दी, चांद बेचारा रो रहा होगा वहां बैठा है। तो अगला अलंकार संदेह। संदेह अलंकार। अब वह पत्नी जो है बेचारी सज धज का आई, सजी भी नहीं बल्कि उसे झुट्टो ही बेचारे ब्यूटी पार्लर के तो पैसे देने ही नहीं, पैसे नहीं देने ही अर्थालंकार में बिल्कुल भी। तो सीधा ही क्या कह दिया, अब तो ये एकदम बड़ाई कर दी उसकी, चेहरा है या चांद है। संदेह भी कर दिया और अगली की बड़ाई भी होगी, तो संदेह अलंकार। चेहरा है या चांद है। अतिशयोक्ति में तो बढ़ा चढ़ा के कितना ही कह दो, आज तो कतई चांद सा लग रही, यो तो बिल्कुल चांद ही है, कातिल लग रही कतई बिल्कुल। वो जो एक डायलॉग फिल्मों का और अक्सर कर पति पत्नी के बीच में भी यूज हो, आज तो तुम बिल्कुल कातिल लग रही, वो सब अतिशयोक्ति है। ये अतिशयोक्ति है। उल्लेख। एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख। कोई उसे कमल कहते हैं, कोई उसे गुलाब, तो कोई उसे चांद कहते हैं। ठीक है। जब अलग अलग प्रकार से हम किसी का उल्लेख करेंगे, आज तो कतई चांद हो रहे, आप तो कतई गुलाब लग रहे, साड़ी को देख कर लालची को कह दिया कतई गुलाब लग रहे, कमल का फूल लग रहे, ये उल्लेख अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा दी कुछ अधिक विशेषता बताई जाएगी। अब देखो बात कहीं नहीं बन रही, अगला फेर भी लगा पड़ा, अब किसी ढाल बस ये पैसे बच जा मेकअप के, तो अब चांद को भी फैल कर दिया। और चांद को फैल करने की भाई एक लाइन, चांद में भी दाग है पर ए हंसी तेरे चेहरे पर नहीं। ठीक है। तो उदाहरण भी इसका यही है, चांद में भी दाग है पर मुख पर दाग नहीं। यहां क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। दृष्टांत। दृष्टांत में भी अब दोनों की परछाई, यानी दोनों की एक दूसरे से तुलना इस प्रकार कर दी कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ चेहरे को चांद और चांद को चेहरा बना दिया। वो तो इतनी सुंदर है कि भला चांद को मेकअप की क्या आवश्यकता। वही पहले वाला डायलॉग, तुझे मेकअप की क्या आवश्यकता, जहां तक बात शुरू हुई थी वहीं आएगी धीरे धीरे। तुम तो इतनी सुंदर हो, भला चांद को कोई मेकअप की आवश्यकता हो, आप तो इतनी सुंदर हो पहले से। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अब लड़ाई होनी, विरोधाभास। भाई जब बात बनने की नहीं, अगले मेकअप के पैसे नहीं दे रहा तो लड़ाई होनी होनी। विरोधाभास अलंकार। जहां दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो। विरोधी तो है, वह पैसे लेना चाह रही, पति पैसे लेना चाह नहीं देना चाह रहा, तो विरोधाभास तो होना ही होना, लड़ाई तो ये बचनी बचनी। ठीक है। और अगला विभावना अलंकार। कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। जुट्टो ही कह दो ये भी जा रहा है बस एटीएम पे पैसे लेने, और बस बाहर तक घूम के 10 मिनट बिताएगा, अगला वापस आ गया, काम पूरा दिखा दिया। आज तो ही कहा एटीएम तो खराब पड़ा था, काम कुछ करा नहीं और काम करके दिखा दिया। एटीएम तक गया था, एटीएम खराब पड़ा था, पैसे नहीं लिखड़े नहीं, आज दे ही देता। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पग के चल रहे, बिना कान के सुन रहे, बिना काम करे हजार काम कर दिए। वो ही सिस्टम। एटीएम तक गया अगला, कह दिया है कि पैसे ही नहीं है एटीएम में, काम भी करके दिखा दिया और काम करा कुछ नहीं, पता चला बाहर ही खड़ा था, गया ही नहीं। तो वहां विभावना अलंकार। विशेषोक्ति। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना। एक गाना आपको याद होगा राजेश खन्ना जी का, मेरे नैना सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा। काम भी हुआ, कारण भी है, पानी भी बरस गया, पर फिर भी अगले के लिए कोई काम नहीं हुआ। अक्सर कर पति पत्नी की लड़ाई में, घर की लड़ाई में आदमी क्या है कि मेरे लिए क्या करा आज लो, एक साड़ी भी नहीं लेकर आए। तो वहां विशेषोक्ति अलंकार है। अगले को सारी उम्र हो गए तनख्वाह करते करते,
ऐसे ही पति कहता है पत्नी को, दो रोटी तो बनावा और क्या करे। तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण देख लो, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अगले ने कह दिया कि सावन में डूबी भी है, बारिश अभी अभी हुई, पर मन की प्यास नहीं बुझ रही। विशेषोक्ति अलंकार है। असंगति, कारण और कार्य में संगति का ना होना। कुछ और कार्य करें कुछ और कार्य कुछ हो जाए। ठीक है, करें कुछ और कार्य कुछ हो जाए। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, आंखें उलझती है और घर टूटते हैं। जैसे एक छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई हो जाए तो फिर बड़ों बड़ों के सिर फूटते हैं। अक्सर का ये सुना ही होगा, बच्चों की लड़ाई में बड़ों के सिर फूट रहे। तो करण कुछ गए थे, हो गया कुछ। एक कहावत है, अग गए थे नमाज पढ़न रोजे गले पड़ गए। तो करण कुछ गए थे, काम कुछ और हो जा, तो वहां असंगति है। लोकोक्ति अलंकार, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहां कोई मुहावरा या लोकोक्ति हम किसी बात बात में दे दें, जैसे मैंने अभी दिया आपको, तो वहां लोकोक्ति अलंकार है। जब चिड़िया चुग गई खेत, किसी का काम बिगड़ जाओ या कोई लेट सा पहुंचो थोड़ा तो उसे सीधा कहेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावा हो क्या है। ठीक है। उदाहरण, उदाहरण अलंकार, उदाहरण देकर समझा रहे। तीसरा अलंकार अब नया नया बना, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, यानी ये आधुनिक काव्य में आया। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, मानवीकरण करना। छायावाद के जितने भी कवि हैं उन्होंने क्या करा, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। कश्मीर को इतना सुंदर बता दिया, नदी का इतना विस्तार, इतनी सुंदरता दिखाई कि उसका वर्णन इस तरीके था कि पता ही नहीं चलता कि नदी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी स्त्री के, सुंदर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब मानवीकरण है। किसी पशु के बारे में बात करना, किसी पक्षी के बारे में इस तरीके से बात करना, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में इस तरीके से बात करना। अक्सर कर हम क्या कहेंगे, हमारी बाइक में कहीं बेकार जगह पंचर ना होना चाहिए, या क्या नाम, बेकार जगह पेट्रोल ना खत्म होना चाहिए। मतलब अक्सर कर ऐसा हो कि उसका पेट्रोल या तो बेचारी का ऐसी जगह खत्म हो कि जहाँ पेट्रोल पंप नजदीक ही हो, या पंचर ऐसी जगह हो जाए दो चार पर जहाँ पंचर वाला नजदीक हो, तो हम उसे क्या करेंगे, मानवीकरण कर देंगे तुरंत। भाई बेचारी बाइक कितना साथ दे, आज तक भी इसका पेट्रोल कहीं दूर खत्म नहीं हुआ, आज तक कहीं ऐसी जगह पंचर नहीं हुआ कि इसे घसीट नहीं पड़ा, इतना साथ दे रही मेरी मोटरसाइकिल। तो हमने क्या करा, उसका मानवीकरण कर दिया। यही मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद है आप पूरी तरीके से इसे समझोगे और इसे जिस 2 बार रिपीट करके देख लेना चाहे, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप सारे के सारे अलंकार नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ही भाषा में अलंकार की क्लास है। सेकंड लास्ट क्लास आपकी वर्णमाला बच रही। वर्णमाला मैं पेज पे निकाल के तब आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पेज से ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा, वो एक बार में बस, फिर आपको हमेशा रिवाइज ही करने की आवश्यकता होगी, और आधी चीजें तो रिवाइज भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कंठस्थ रहेगी पूरी तरीके से। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।